मैं राजू कुमार पांडे उषा मार्टिन वर्ल्ड स्कूल के ऑनलाइन शिक्षा अधिगम प्रणाली में आप सबका स्वागत है। बच्चों, कल हम लोग बाल गोविंद भक्त, जिसके लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी है, इस रेखा चित्र को पढ़ रहे थे। तो इसका हम लोगों ने पहला और दूसरा अंश पढ़ा। पहले अंश में बाल गोविंद भक्त के रहन सहन, रंग रूप, उनके पहनावा ओढ़ावा के बारे में लेखक ने बताया है। दूसरे अंश में लेखक बता रहे हैं कि बाल गोविंद भक्त जो थे वो किस तरह गीत गाते हैं, खेतों में काम करते हैं। उनके गीतों से दूसरे लोग खुश होते हैं और अपनी काम को करने लगते हैं। और उनके गीत जो हैं इस तरह मन को मोह लेते हैं कि सभी लोग उनके गीतों की तरफ खींचे चले आते हैं। लेखक ने इस चीज़ को बड़ा ही मार्मिक ढंग से इस पाठ में बताया है और बाल गोविंद भक्त के रहन सहन को भी बताया है। अब हम लोग इस कहानी के अगले अंश को यानी तीसरे अंश को पढ़ेंगे। कार्तिक आया नहीं कि कार्तिक कहने का अर्थ है यहाँ पे कार्तिक का महीना, यानी हिंदी कैलेंडर के अनुसार कार्तिक का एक महीना होता है, यानी ठंड का महीना। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भक्त की प्रभातियाँ शुरू हुई। प्रभातियाँ यहाँ कहने का मतलब है प्रातः काल गाए जाने वाले गीत। प्रभातियाँ का मतलब है प्रातः काल में गाए जाने वाले गीत। यानी कार्तिक का जब महीना आता था, तो कार्तिक महीने में एक चीज़ और आप लोगों को बता दूँ, कार्तिक के महीने में ही छठ पूजा पड़ता है। उसी महीने को कार्तिक का महीना कहते हैं। दीपावली और छठ जो है उसी महीने में पड़ता है। तो कार्तिक के महीना जैसे ही आता था, बाल गोविंद भगत जो है इस महीने में प्रभातियाँ शुरू हो जाती थी उनकी। मतलब सुबह सुबह जो गीत गाया जाता है वो गीत गाना शुरू कर देते हैं, जो फागुन तक चला करती। मतलब ये चीज़ जो है जब वो कार्तिक महीने से शुरू करते थे तो फाल्गुन यानी फागुन जो है उसको फाल्गुन कहते हैं, यानी मार्च तक। अगर अंग्रेजी के महीने के अनुसार कहे तो नवंबर से मार्च तक ये प्रक्रिया जो है उनकी चलती रहती थी। सुबह उठकर प्रभातियाँ गाना शुरू कर देते थे, यानी सुबह के गीत गाना शुरू कर देते थे और इस चीज़ को वो 3-4 महीने तक लगातार गाते रहते थे। इन दिनों वह सवेरे ही उठते न जाने किस वक्त जग कर वह नदी स्नान को जाते। गांव से 2 मील दूर वहां से नहा धोआ कर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते। अब बता रहे हैं लेखक कि कार्तिक के महीने में वो सुबह उठ जाते और सुबह सुबह उठकर नदी में स्नान करने के लिए वो 2 मील पैदल चल कर जाते और नहा धोआ कर सुबह सुबह, लेखक बता रहे हैं कि पता नहीं कि कितने बजे वो उठते थे और नहा धोआ कर सुबह सुबह गांव के बाहर एक पोखर था। पोखर का मतलब होता है तालाब। तालाब के पास जाकर एक ऊंचे भिंडे का मतलब होते हैं ऊंची उठी जगह, मतलब एक ऊंचे स्थान पर बैठ जाते थे और अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने रटने लगते। वहीं पे बैठ जाते एक ऊंचे स्थान पर और अपने गीतों को गाने लगते थे। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। अब लेखक बता रहे हैं, एक दिन की घटना बता रहे हैं कि लेखक बहुत देर तक सोते थे। तो एक दिन की बात है कि माघ का महीना था। माघ मतलब फरवरी का महीना। जनवरी और फरवरी के महीने में ठंड बहुत अधिक पड़ती है। तो उसी ठंड में दांत किटकिटा देने वाली ठंड पड़ रही थी, यानी बहुत अधिक ठंड पड़ती है तो हमारे दांत जो है आपस में टकराने लगते हैं। तो वही लेखक बता रहे हैं कि दांत किटकिटाने वाली ठंड पड़ रही थी। उस ठंडी में भी बाल गोविंद भगत के संगीत जो है उसी पोखरे पर सुनाई दिए। तो लेखक को बड़ा आश्चर्य हुआ और उनके गीतों को सुनकर वो अपने आप बाल गोविंद की तरफ खींचे चले गए, मतलब देखने के लिए चले गए। अभी आसमान के तारों की दीपक बुझी नहीं थी। बता रहे हैं कि अभी रात थी। जैसे आकाश में तारे खिले हुए थे, चमक रहे थे, उसी तरह अभी रात में तारे दिखाई दे रहे थे। अभी तक वो बुझे नहीं थे
हाँ, पूरब में लोही लग गई थी। पूरब में लोही लग गई का मतलब था कि पूरब से धीरे धीरे सूरज जो है वो दिखाई दे रहा था। हल्की हल्की लालिमा जो है छाई हुई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। यानी जो हल्की हल्की लालिमा दिखाई दे रही थी, उसमें शुक्र तारा भी चमक रहा था, जो उसकी सुंदरता को और बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर सब पर कुहासा छा रहा था। बता रहे हैं लेखक कि ठंड का मौसम था, तो चारों तरफ खेत खलिहान जो कुछ भी था, बाग बगीचा, सब पर कुहासा छाया हुआ था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। लेखक बता कि सारा वातावरण अजीब रहस्य, मतलब ऐसे लग रहा था कोई भेद है। रहस्य का मतलब भेद, राज। ऐसे लग रहा था कि सारा वातावरण जो है किसी रहस्य में से आवृत मालूम पड़ता था, कि जैसे लग रहा था कि कोई भेद है, उसमें कोई राज छुपा हुआ है। आवृत मतलब पूरा ढका हुआ था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजरी लिए बैठे थे, और वो देख रहे हैं कि उस ठंड वातावरण में एक कुश की चटाई पे, कुश एक तरह का घास होता है, उसकी चटाई बनती है, उसी चटाई पर बैठकर पूरब की तरफ मुख कर लिए हैं और अपनी काली कमली यानी काला कंबल ओढ़े हुए हैं, और अपनी खंजरी जो है अपनी खंजरी लिए बैठे थे। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती और जाड़े से कप कपा रहा था, किंतु तारे की छाँव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तक चमक ही पड़ते थे। अब लेखक बता रहे हैं कि उस ठंड में वो गाते गाते अपने सुर में इतना उत्तेजित हो उठते थे, इतना गाते गाते इतने मग्न हो जाते थे कि उनको मालूम ही नहीं चलता था। उनका कंबल जो है बार बार उनके सर से नीचे गिर जा रहे थे। मैं जाड़े से कंपकपा रहा था। लेखक वहाँ साइड में खड़े होकर देख रहे थे, और जाड़ा इतना अधिक था कि लेखक कंपकपा रहे थे, यानी ठंड के मारे कंपकपी उनको पकड़ ली थी। किंतु तारे की छाँव में, मतलब तारों की छाँव में लेखक बता रहे हैं कि बाल गोविंद भक्त के मस्तक के श्रम बिंदु भी चमक पड़ते थे। गर्मियों में उनकी संध्या कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती, अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते थे। अब लेखक बता रहे हैं कि ये तो ठंड की बात हो गई। अब गर्मियों के मौसम में क्या करते थे, शाम के समय साँझा के मतलब वो शाम के समय उष्म भरी गर्मी में, उष्म भरी शाम मतलब बहुत गर्मी थी, उस शाम को भी वो शीतलता प्रदान करते थे अपने गीतों के माध्यम से। अपने ही घर के आंगन में आसन जमा कर बैठ जाते थे। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते, और गांव के आस पड़ोस के लोग जो उनके दोस्त साथी थे वो भी आकर उनके साथ बैठ जाते थे। खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती, मतलब वहाँ पे झाल खंजरी सब लेकर लोग वहाँ पर बैठ जाते थे। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती तिहराती। अब क्या करते कि कोई गीत गाते वो, तो उसी गीत को उनके पीछे, मतलब जो उनके मित्र थे, जो उनके साथी थे, उसी गीत को एक बार नहीं दो बार नहीं उसको दोहराते थे, मतलब उसी लाइन को फिर वो लोग दोबारा तिबारा यानी दोहराते तिहराते थे, यानी दोबारा और तिबारा गाते रहते थे। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन पर भी ऊपर उठने लगते थे। अब बता रहे हैं कि वो लोग धीरे धीरे स्वर को ऊंचा उठाते, कभी नीचे उठाते, कभी निश्चित ताल पे लेके चलते, तो जो सुनने वाले श्रोतागण थे उनके मन भी उनके सुर तालों की तरह ही उठते और गिरते थे। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता, होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं, और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठते थे। मतलब जब दल में लोग गीत गाते हैं तो वो गीतों में इतने मशगूल हो जाते हैं कि गीत के साथ साथ उनके सारे तन बदन जो है
वो सब झूमने लगते थे, नृत्य करने लगते थे, नाचने लगते थे। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओत-प्रोत हो जाता था, यानी पूरे आंगन में उनके संगीतमय दृश्य हो जाता था बाल गोविंद भगत के आंगन में। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था, वह कुछ सुस्त और बोधा 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 सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे। अब लेखक बता रहे हैं कि उस दिन की बात बता रहे हैं कि जिस दिन उनका बेटा मर गया है, इकलौता बेटा था वो मर गया है, और उस दिन वो संगीत साधना में लगे हुए हैं, संगीत को गा रहे हैं, और बता रहे हैं कि वो अपने बेटे को बहुत मानते थे, क्योंकि उनका बेटा आलसी था, भोदा था, कुछ करता नहीं था। इस कारण वो अपने बेटे को बहुत मानते थे, बहुत प्यार करते थे। और वो एक दिन जब मर जाता है तो उनके मरने पर सब दुखी है, लेकिन बाल गोविंद भक्त जो है वो खुश हैं, गीत गा रहे हैं और कह रहे हैं। बाल गोविंद भक्त उसे और भी मानते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी शाद से उसकी शादी कराई थी। पतोह बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। उसने उनका बेटा बीमार है, उसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया है। कौतूहल बस उनके घर गया, देखकर दंग रह गए कि बेटे के आंगन में एक चटाई पर लिटाकर वह एक सफ़ेद कपड़े से ढका हुआ है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते, उन फूलों में कुछ तोड़कर उस पर बिखेर देते। फूल और तुलसी दल भी सिरहाने एक चिराग जला दिया गया था। अब बता रहे हैं कि उस बेटे की उन्होंने शादी भी कर दी थी। शादी ऐसे पतोह से, ऐसे लड़की से किए थे जो बहुत ही सुभग और सुशील थी, बहुत ही सुंदर और सुशील थी। वो बेटे और बाल गोविंद भगत दोनों का ध्यान रखती थी। वो इतनी अच्छी थी कि बाल गोविंद भगत जो है दुनियादारी से कुछ निवृत्त भी हो गए थे। वो सारा काम बहू ही कर लेती थी, लेकिन बेटा बीमार रहने के कारण एक दिन मर जाता है। तो मरने के बाद क्या होता है, इस घटना को हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।